हाँ जी ठीक है, नेक्स्ट बताइए। तो पता नहीं कुछ देर से रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया था, तो कुछ क्वेश्चन रिकॉर्ड हुआ नहीं होगा, वो फुल हो गया था मेमोरी। हाँ तो अगला क्या है 21 डिस्कस किया हमने भी 21। तो 21 आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है ना। तो ये आउट ऑफ सिलेबस है क्योंकि इसमें कन्वर्जेंस इन मीन स्क्वायर, कन्वर्जेंस विद प्रोबेबिलिटी 1, मतलब ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस और कन्वर्जेंस मीन स्क्वायर की बात कर रहे हैं, जो जैम के सिलेबस में नहीं है, गेट वाले में है हालांकि। 23 में क्या है कि एक्स वाई कोई टू वेरिएट, मतलब हैविंग फाइनाइट मीन, मतलब दो रैंडम वेरिएबल्स हैं एक्स वाई विद टू रैंडम वेरिएबल्स विद फाइनाइट मीन्स। तो देन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको ये बताना है। तो देखो इसमें एक तरीका ये भी है, कोई एक एग्जांपल लेके वो कर दो। अच्छा ये दोनों दोनों कैसे ट्रू कर दिया, अच्छा मैक्स मीन है ना इसीलिए, ओके। एक तो यहाँ पे कॉमा होगा, पहली बात ये जो प्रोडक्ट दिख रहा है वो कॉमा है, तो मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ मिनिमम ऑफ x कॉमा y जो है इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ ex कॉमा ey, ये होगा। और दूसरा स्टेटमेंट है एक्सपेक्टेशन ऑफ मीन ऑफ x कॉमा y, अच्छा मीन ही है दोनों में, ये मोर देन इक्वल टू होगा मैक्सिमम ऑफ ex ey, ऐसा कहना चाह रहा है। जो मिनिमम वाला है उससे कम होगा और मैक्सिमम वाले से ज्यादा होगा, तो कौन सा ट्रू है। क्या एक्सपेक्टेशन ऑफ g is less than expectation of g expectation of x ऐसा। वो तो हमारा वो आता है, अच्छा मतलब अरे हाँ अमृता एक मिनट, हाँ वो तो चेवी वो इनक्वालिटी है क्या जेनसन्स, वहाँ पे पेटिस को लाओ खा लेना और नीचे अंकल को देना, बुलाया था मैं। हाँ ओके हाँ क्या कह रहे थे बताओ। चलो क्या मिल गई ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ gx will be less than g expectation of x। हाँ लेकिन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ex ey और मीन xy में क्या है। दोनों एक साथ कैसे? हाँ दोनों एक साथ कैसे, तो इसको सिंपल अगर चेक करना है, ये पता नहीं ये आंसर की कौन बनाता है, तो ये इसमें मिस्टेक्स कर रखे हैं। तो अभी क्या करो, इसमें तुम कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन लो और उसके बेस पे चेक करो क्या होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं चलो अभी लेता हूँ एक्स वाई, आज ही क्वेश्चन कर रहे थे यूनिफॉर्म 01 जैसे है ना, तो जो मेन एक्स वाई होगी वो क्या होगा, बीटा फर्स्ट काइंड फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है 1,2, ये ले लिया। अब चेक करो बताओ, तो इसका मीन कितना है, मीन का तो इसका मीन कितना होगा, एक्सपेक्टेशन कितना होगा, और उसका कितना है हाफ, है ना। सो ex और ey दोनों का मीन कितना है हाफ, और एक्सपेक्टेशन ऑफ, ऐसा कुछ बोला नहीं कि इंडिपेंडेंट है, नहीं है, मैंने तो इंडिपेंडेंट ले लिया, तो इंडिपेंडेंट भी तो ले सकते हैं कुछ भी, क्योंकि इसने कुछ नहीं कहा है, तो वी कैन कंसीडर एनी टू, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो कौन सा ट्रू होगा, तो मीन ऑफ एक्स वाई कितना आएगा 1/3। अभी कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है इनमें से, तो हालांकि हमारा तो इक्वल ही है यहाँ पे, तो इक्वल है तो 1/3 छोटा है ना, पहला ट्रू है दूसरा गलत है इस एग्जांपल के लिए। अब तुम कोई ऐसा एग्जांपल ढूंढो जहां पहला भी गलत हो जाए, अभी इस एग्जांपल के लिए पहला हो गया, जो आउट हो तो पक्का आउट हो गया, तो बी वाला कभी सही नहीं होगा,
क्योंकि 1/3 भरा होगा 1/2 से, ऐसा हो नहीं सकता। अब एक ऐसा एग्जांपल तुम ढूंढो जहां ए गलत हो जाए, गलत कर सकते हैं? अरे ये तो कह रहा है दोनों ट्रू है, तो ये गलत लिखा है कुछ, ठीक है ना। या हो सकता है यहाँ मैक्सिमम रहा हो, अभी के लिए अगर क्वेश्चन करेक्ट माने तो ये तो गलत है। अब तुम सर इक्वल टू के साइन की वजह से शायद प्रूफ सही हो रहा। कौन सा ए? दोनों में इक्वल टू का साइन है तो इक्वल नहीं है ना, यहाँ तो 1/3 है और यहाँ आपका 1/2 है। नहीं सर, अगर कोई ऐसा केस मिल जाए जिसमें दोनों इक्वल आ रहे हैं तो दोनों सही हो जाएंगे। नहीं, एग्जाम्पल कभी ट्रू नहीं बताएगा, तो इसने थोड़ी कहा है कि किसी एक के लिए, जैसे कोई स्टेटमेंट ट्रू बोलते हैं हम लोग तो वो ऑलवेज ट्रू होना चाहिए। तो जैसे इस एग्जाम्पल के लिए स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो ये अब कभी ट्रू नहीं हो सकता। चाहे बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसा मिल जाएगा जहां ये ट्रू कहेगा, बट दिस कैन बी ट्रू। समझ ना, जो स्टेटमेंट ट्रू है दैट शुड बी ऑलवेज ट्रू। ओके सर। हाँ, तो वन काउंटर एग्जाम्पल इज एनफ टू से फॉल्स। तो स्टेटमेंट बी फॉल्स हो गया तो ये अब कभी ट्रू नहीं हो सकता। हाँ, ए वाला जैसे मैं सोच रहा हूँ ट्रू है, लेकिन अगर कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल मिल गया जो इसको गलत कह रहा है फिर ये भी गलत हो जाएगा, तो हमें वही ढूंढने की कोशिश करना है, तो प्रूफ करना पड़ेगा। ये है, तो हम लोग उसके लिए ट्राई कर सकते हैं वो वाला फॉर्मूला देख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल का एग्जांपल नहीं ले सकते? ले सकते हैं, एक्सपोनेंशियल भी ले सकते हैं। बताइए क्या कर सकते हैं? तो एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं, एक्सपोनेंशियल लैम्डा ले लेते हैं एक्स वाई, ठीक। तो उसका जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मिनिमम होगा, अगर रेट लैम्डा है तो यहाँ 2 लैम्डा हो जाएगा, ठीक। अब समझिए, ऊपर वाले के लिए बोल रहा हूँ, ऊपर वाले के लिए। हाँ हाँ, हम ऊपर वाले के लिए लेते हैं ना, तो वहां तो मिनिमम ही है ना। तो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जैसे एक्सपोनेंशियल क्या लेना चाहते हैं आप बताइए? एक्सपोनेंशियल अगर हम ले लें एक्सपोनेंशियल 1 और एक्सपोनेंशियल 2। एक्सपोनेंशियल 1, हाँ और एक्सपोनेंशियल 2, ठीक है। एक्सपोनेंशियल 2, चलो तो ये 1 2 क्या है, रेट है या मीन है? कुछ भी मालूम से क्या नहीं बताओ, तुम उसके हिसाब देखते हैं। रेट ले। चलो रेट ले लो 1 2, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा यहाँ पे, और इंडिपेंडेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? एक्सपोनेंशियल 1/3। नहीं, रेट है ये, तो रेट ऐड होता है डायरेक्टली, तो ये एक्सपोनेंशियल 3 हो जाएगा, मतलब मीन 1/3 हो जाएगा फिर। हाँ, तो रेट है, अगर रेट है तो रेट और मीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये एक्सपोनेंशियल 3 हो गया। तो यहाँ से जो ex आएगा इस एग्जांपल में, ex आपका 1 है, ey आपका 1/2 है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ मिनिमम xy का है ये 1/3 हो गया। तो बताओ पहला स्टेटमेंट क्या है? तभी ट्रू आ रहा है, चेक करो। सर दोनों साइड में बॉक्स ब्रैकेट है, तो बॉक्स ब्रैकेट यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ले सकते हैं? नहीं, जब तक लिखा नहीं है तब तक वो नहीं है। जैसे लिखा रहेगा, अगर रहेगा कि वहां पे बॉक्स ब्रैकेट रहेगा तो लिखा रहेगा कि हाँ बॉक्स का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर नहीं लिखा हुआ है तो सिंपल ब्रैकेट है जो हमारा होता है ना, तो सिंपल ब्रैकेट उसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है। जब कहीं होगा तो वो लिखा रहेगा अलग से कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये आपको समझ आ जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं कह रहा है, तो मुझे जहां तक लग रहा है कि ये ठीक होगा। जो मिनिमम xy का जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो ex ey से कम ही होगा। अगर प्रूफ करने की कोशिश करें, चलो ट्राई कर लेते हैं प्रूफ करने का। तो क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है ना, एक्चुअली पता क्या है, जैसे ये सेकेंड स्टेटमेंट कब ट्रू हो जाएगा, अगर यहाँ मैक्सिमम आ गया, मान लो मैक्सिमम ऑफ xy का मीन मोर देन मैक्सिमम ऑफ exy, तब लगता है ये ट्रू हो जाएगा, थ्योरम होगा ये, तब ट्रू हो जाएगा। ये मिनिमम इसलिए बी गलत हुआ है, तो यहाँ पे जो बनाया होगा यहाँ क्या मिनिमम, ये कॉपी पेस्ट में मिनिमम हुआ है, वरना ये मैक्सिमम रहता तो ये ट्रू हो जाता। ये चीज है, इसलिए यहाँ पे बोथ लिखा है ना, ये चीज है।
जी सर हम जो मिनिमम x1 लिखे एक्सपोनेंशियल 3 जी वो कैसे लिखे? सर वो तभी ना ले पाएंगे जब x और y दोनों सेम डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं नहीं सेम जरूरी थोड़ी है। सो लेट लैम्डा आई ई लेट एक्स आई इज, मान लो एक्स आई का डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सपोनेंशियल लैम्डा आई, मतलब x1 एक्सपोनेंशियल लैम्डा 1, x2 एक्सपोनेंशियल लैम्डा 2, x3 एक्सपोनेंशियल लैम्डा 3 एंड सो ऑन। तो ये जो xi है दैट इज एक्सपोनेंशियल लैम्डा आई, ठीक है, xi जो है एक्सपोनेंशियल लैम्डा आई है और इंडिपेंडेंट है सब, और इसका मीन जो है, जिसका मीन 1 बाई लैम्डा आई है, मतलब लैम्डा आई रेट है, मीन 1 बाई लैम्डा आई है। तो उस केस में जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, मतलब मिनिमम ऑफ x1 x2 xn, इट हैज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 एंड सो ऑन प्लस लैम्डा n, ये होगा। तो ये थ्योरम हो गया आपके पास। सर एक्स ऑर्डर n के लिए भी डिराइव थ्योरम नहीं है ना? नहीं, nth ऑर्डर के लिए डायरेक्ट कोई थ्योरम नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग। और अभी मैं क्लास में हूँ, आप मुझे कल फोन करना दिन में, ठीक है। कभी भी दिन में 6 बजे से पहले ना, दिन में 6 to 12 क्लास होती है मेरी। चलिए तो बताओ नेक्स्ट क्या है। तो अगला क्वेश्चन जो है 29 में डिस्कस किया था हमने, 29 अभी सॉल्व किया है जस्ट। यहाँ पे एक्चुअली इक्वलिटी लगा हुआ है ना, तो इक्वलिटी की वजह से आंसर 1 माइनस ई की पावर माइनस 3 लैम्डा आता है, और अगर इक्वलिटी हटा दोगे तो ये आंसर आएगा। और 31 f is a continuous function which of the following is true। तो -3 से 5, तो इसमें क्या करना है तुम्हें, f कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब एग्जांपल लेके तुम डिस्कार्ड करो, प्रॉपर्टी लगा सकते हो। तो पहला तो इज आर ट्रू कह रहा है, नहीं, अच्छा तो पहला गलत है क्योंकि बीच में प्लस आता है, थ्योरम है। अरे भाई तो क्या करना है, इन सारे क्वेश्चन में इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज करनी या प्रूफ करना है। जैसे देखो मैं प्रूफ कर देता हूं, इसमें ट्राई किया तुमने प्रूफ करने का, सब में क्या करना है, वेरिएबल चेंज करना है। सर मैंने वो जो a plus b minus x जो फार्मूला था ना, हाँ, उससे ट्राई किया था लेकिन उससे नहीं। कौन सा वाला ट्राई किया उससे, d वाला। तो d में a प्लस b में देखियो, यहाँ पे x माइनस 1 वेरिएबल, यहाँ x वेरिएबल है, तो कैसे सेम आएगा। तो पहले x माइनस, देखो राइट साइड से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जो राइट साइड है तुम्हारे पास सब जो फिक्स है, ये हमारे पास है -2 से लेके 6 तक, f of x minus 1 dx। तो यहाँ t को तुम रख लो x minus 1, ठीक, तो dt बराबर dx आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन आपका ft और ये dt हो जाएगा, तो ft dt। अब ध्यान दो x की लिमिट है -2 से -6, जब x -2 है तो t -3 हो जाएगी, और जब x 6 है तो ये 5 हो जाएगी। तो यहाँ से क्या आंसर आएगा, क्या ये सेम नहीं आया जो लेफ्ट साइड है, तो वेरिएबल से फर्क तो पड़ता नहीं इसको, तो इसको वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से fx dx -3 से 5 हो गया। सेम इसमें करना है, यहाँ क्या करोगे, x/2 को t ले लो, हो जाएगा। यहाँ क्या करोगे, x -1 को t ले लो, सेम। यहाँ क्या करोगे, दो पार्ट ब्रेक करना पहले। तो जो पहला पार्ट है 0 से 2 fx एज इट इज रहने दो,
और जो माइनस में है माइनस एक्स, तो यहाँ माइनस एक्स को टी लेना। हालांकि ये गलत है क्योंकि बीच में प्लस होता तो ट्रू होता, ये प्रॉपर्टी होती है। माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये आता है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। ये मैंने प्रूव भी किया था पिछले क्लासों में, जब मैं वो क्वेश्चन कर रहे थे, हम लोग बॉक्स एक्स का एक्सपेक्टेशन निकाल रहे थे, तब ये प्रूव किया था। तो वहां पे क्या होता है कि अगर ये है तो ये 0 to a हो जाएगा, बीच में प्लस आता है, इससे आ जाएगा। एक और है जैसे 0 से 2a है एफ एक्स डी एक्स, तो इसको लिख सकते हैं 0 to a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। अच्छा 2a माइनस एक्स ना, एक मिनट, 2a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। यस, 0 रखेंगे 2a हो जाएगा और a रखेंगे a हो जाएगा। तो ये है एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, यहाँ पे ये भी प्रॉपर्टी है और प्रूफ करना आसान है। ये 2a माइनस एक्स देखते हो, यही जब माइनस एक्स एफ एक्स हो जाता है तो 0 हो जाता है। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज हैं, तो उस पे क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या होगा? हाँ अगला तो 30 कौन सा था ये? 31 33 तो x1 x2 x2n माइनस 1 जो है IID है with PDF f theta which is symmetric about theta having bounded support. Let x1 x2 x2n minus 1 be order statistics. So which of the following statement is true? तो सिमेट्रिक अबाउट थीटा है नहीं, तो ये तुम्हारे पास PDF है जो थीटा के अबाउट सिमेट्रिक है, बाउंडेड सपोर्ट है। इसका एफ थीटा है ना PDF। अब बोल रहा है सिमेट्रिक है थीटा के अबाउट, तो बाउंडेड सपोर्ट है। तो अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है थीटा के अबाउट, तो क्या रिजल्ट होता है? अगर तो कोई भी xi माइनस थीटा एंड थीटा माइनस xi हैज सेम डिस्ट्रीब्यूशन, ये रिजल्ट होता है। हाँ अगर सिमेट्रिक है थीटा के अबाउट तो। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स नहीं, अगर रैंडम वेरिएबल होगा तो ऐसा हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है ये? x1 माइनस थीटा और थीटा माइनस x2n माइनस 1 हैव सेम डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये वो सैंपल साइज 2n माइनस 1 है। तो ये सब ना थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, पता है, ये सब थ्योरम है। पहला जरूरी नहीं ट्रू होगा, लेकिन दूसरे में क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस थीटा है और थीटा माइनस 2n माइनस 1 है। ध्यान दो, देखो जैसे इसको जब लिखेंगे तो जो मिनिमम वाला होगा, अगर ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में लिखेंगे इसको हम अगर, तो ऐसा होगा ना, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, इक्वलिटी हटा सकते हो, x2n माइनस 1 इस तरह से होगा। अब कह रहा है कि तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस थीटा, दिस माइनस थीटा एंड थीटा माइनस दिस विल हैव सेम डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि ये थीटा के अबाउट सिमेट्रिक है, तो बीच में मतलब थीटा इसका कहीं ना कहीं मीन होगा। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है किसी के अबाउट, तो पक्का वो नंबर मीन है, तो थीटा मीन है इसका। तो होगा क्या, जितना बीच से डिस्टेंस, इनफैक्ट थीटा मीडियन भी होगा। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन थीटा का अबाउट सिमेट्रिक है, थीटा इज मीन एज वेल एज मीडियन ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन, ये थ्योरम है। तो थीटा माइनस x1 और दिस माइनस थीटा विल हैव सेम डिस्ट्रीब्यूशन। देखो x1 माइनस थीटा एंड थीटा माइनस x2n माइनस 1 है ना, तो विल हैव सेम डिस्ट्रीब्यूशन। तो थीटा बीच में इसलिए ऐसा होगा। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ xn इज सिमेट्रिक अबाउट थीटा। तो क्या nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का मीन थीटा होगा?
XOR into median होगा, हाँ XOR into median होगा। यस, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास 2n-1 सैंपल साइज है, तो मीडियन निकालोगे तो 2n-1 ऑड है, ऑड जब रहता है तो दिस प्लस 1 अपॉन n, तो ये मीडियन है। यस, और मीडियन का एक्सपेक्टेशन कितना होगा यहाँ से, तो अरे ये खुद मीडियन है ना, और थीटा भी मीडियन है, सो थीटा डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन है, तो ये तो आएगा इक्वल आएगा, ठीक ना। यहाँ फाइंड भी कर सकते हो, एग्जांपल के लिए कोई ले लो, फॉर एग्जांपल दे आर यूनिफॉर्म 0-1 मान लो, तो अगर ये यूनिफॉर्म 0-1 होगा तो उस केस में थीटा क्या हो जाएगी 1/2, क्योंकि यूनिफॉर्म 0-1 का मीन 1/2 है। तो यूनिफॉर्म 0-1 में nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बीटा n, 1, तो बीटा n, 1। अच्छा, लेकिन यहाँ पे सैंपल साइज ये है 2n-1 है, तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस सैंपल के हिसाब से बीटा कितना, rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या फॉर्मूला होता है, r, n-r प्लस 1 ना, r, n-r प्लस 1, तो n की जगह 2n-1 है, माइनस r, तो n-r प्लस तो n, बीटा n हो जाएगा, और मीन कितनी आ जाएगी 1/2। ये ट्रू है एक्चुअली। क्यों ट्रू है, क्योंकि हमने इसको यूनिफॉर्म ले लिया, तो यूनिफॉर्म के केस में जो मीन और मीडियन हाफ आएगी, यूनिफॉर्म अगर सैंपल ले रहे हो तो nth ऑर्डर स्टैटिस में मीडियन है, तो मीडियन का जो यहाँ से निकाला हमने एक्सपेक्टेशन इसका, तो 1/2 आया, ये 1/2 ही था, तो जनरलाइज करें तो थीटा के इक्वल आएगा, कहने का मतलब ये है। सो दिस विल गिव यू थीटा, दिस इज फाइन। तो nth ऑर्डर स्टैटिस चूंकि बीच में है, तो इसीलिए हाँ मीडियन है, तो ये थीटा के अबाउट सिमेट्रिक होगा। और यहाँ बोल रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ kth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस x2k-1 इज सेम फॉर ऑल k फ्रॉम 1 to n। तो इसका वजह ये है कि k को अगर तुम 1 रखोगे तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और 2n-1 इनके सम, मीन का सम सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि बीच में सिमेट्रिक है ना थीटा के अबाउट, तो इसका मीन इसका इस तरह सेम रहेगा, तो ये भी सही कह रहा है। तो जस्ट ये देखो, अब एग्जाम में प्रूव करना मुश्किल है, सब थ्योरम्स हैं, या तुम्हें कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल लेके वेरीफाई करने की जरूरत है कि क्या ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा, डाउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला ट्रू नहीं था, क्योंकि जरूरी नहीं कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स उधर है तो बीच में सिमेट्रिक नहीं, अगर यहीं पे nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होता तो ट्रू हो जाता पहला ऑप्शन, क्योंकि nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बीच में है, तो थीटा इसका मीडियन है और ये सैंपल है। तो देख लो, फिर से कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। तो जैसे ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, क्या आ गया है 33 के बाद 34, 36। AB कोई 3x3 का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, AB बराबर BA है, फर्दर A B स्क्वायर के इक्वल नहीं है, लेकिन A स्क्वायर B4 के इक्वल है, और P है A स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो which of the following statement is are correct? P can be similar to, sorry, A can be similar to P for some B, A can be similar to P for some B। अच्छा, if A is diagonalizable then, देखो फिर से ये इन्होंने बाहर क्वेश्चन डाल दिया ना, जो डायगोनलाइजेबल वाला हालांकि कॉन्सेप्ट है वो जैम में सिलेबस में नहीं है, जो डायगोनलाइजेबल वर्ड है वो जैम के सिलेबस में यूज नहीं किया है ये वर्ड डायगोनलाइजेबल वाला, ठीक है। तो लेकिन पूछ दिया तो मतलब ये है। तो सिमिलर, वो सिमिलर पता होता है, जब अगर दो मैट्रिक्स सिमिलर है तो उसकी आइगन वैल्यू सेम होगी, उसके है ना, हाँ, टू मैट्रिक्सेस सेम ऑर्डर का है, दे आर सिमिलर, क्या थ्योरम होगा इसका, चेक करो, सेम आइगन वैल्यू आएगी एक और पी का। जैसे अगर यहाँ पे कोई एग्जांपल लेके बना सकते हैं, ए बी कोई 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इस तरीके से कि ए बी और बी ए क्या है, इक्वल है ना, मतलब वो कम्युनिकेट कर रहे हैं एक्चुअली, और ए बी स्क्वायर के इक्वल नहीं है, ऐसा है कि ए बी स्क्वायर के इक्वल नहीं है।
क्योंकि अगर ये डायगोनलाइजेबल होगा तो ए डायगोनलाइजेबल होने का मतलब है इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिल जाएंगे। तो ऐसे हालांकि ये डायगोनलाइजेबल वाला जो क्वेश्चन है ना, ये जैम में नहीं है, गेट में है। डायगोनलाइजेबल कॉन्सेप्ट गेट में है, जैम में नहीं है, तो इसको तुम इग्नोर कर सकते हो आउट ऑफ सिलेबस समझ के, है ना, ये चीज है। बाकी फिर भी अगर सॉल्व करना हो तो ट्राई कर सकते हो। एग्जांपल ले लो, 2 मैट्रिक्स बनाओ 3x3 का। डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स का मतलब ही नहीं। हाँ, क्योंकि ये जैम के सिलेबस में नहीं है हमारा। वो होता है कि जैसे डेफिनेशन ये है लेकिन आपके सिलेबस में है नहीं। अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो लाइक एक मैट्रिक्स है, A is diagonalizable if and only if there exists a non-singular matrix P, non-singular matrix P such that अगर ऐसा हो जाएगा तो ये डायगोनलाइजेबल होगा। तो ये डेफिनेशन है, डी डायगोनल मैट्रिक्स है वहां पे। तो मतलब ऐसा होगा तो ये P मैट्रिक्स जो है ना, कहीं ना कहीं यहाँ पे P तो अलग वो लिखा हुआ है, सो A² + AB² है और नॉन सिंगुलर है, तो डिटरमिनेंट नॉन सिंगुलर आ जाएगा उस तरह से। तो इसके पास इनफिनिटी में ये सॉल्यूशन होगा, तो P का डिटरमिनेंट चेक करना पड़ेगा क्या आएगा। तो P का डिटरमिनेंट अगर 0 हो गया, नॉन 0 हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, और अगर 0 हो गया तो कुछ भी आ सकता है। तो एग्जांपल एक बनाना, ऐसे तुम्हारे जैम के लेवल पे ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है ना, तो इसको छोड़ सकते हो क्योंकि ये डायगोनलाइजेबल हमारे सिलेबस में नहीं है। तो 36 क्या कह रहा है? सब 36 हो गया, 36 नहीं है। अच्छा, CDF पे क्वेश्चन है ना, तो 44 आपका कह रहा है कि y1 y2 इंडिपेंडेंट है और y1 दे रखा है, क्या बता रखा है, 2x1 + 3x1। ये कुछ और होगा यहाँ पे, 3x2 टाइप का होगा, जहाँ एक ये ऐसा होगा एक्चुअली। टू x1 + 3x2 ऐसा होगा। y1 y2 इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है कि y1 बराबर 2x1 + 3x2 एंड y1 का वेरिएंस पता है आपको, y2 क्या है फिर, ये i है, मुझे लग रहा है yi बराबर, सर यहाँ पर तो दोनों इक्वेशन होना जरूरी है, y2 दिया नहीं हुआ। हाँ जस्ट y1 का इक्वेशन है। तो पूछ रहा है कि तो वेरिएंस ऑफ 2y3 x1 4x2, तो y2 का इक्वेशन तो मिसिंग है यहाँ पे, y1 का इक्वेशन तो है, तो यहाँ से वैसे हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे, है ना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही इक्वेशन आएगी, तो x1 x2 के टर्म में आएगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन y2 मिसिंग है। वेरिएंस ऑफ y1 बराबर हो जाता 4 टाइम वेरिएंस x1 + 9 टाइम वेरिएंस x2। एक इक्वेशन वहां से आ गई और दूसरी इक्वेशन ऐसे ही y2 देगा, वहां से आ जाएगी, फिर उन दोनों इक्वेशन से ये आ जाएगा। लेकिन ये y2 लिखना भूल गया है,
इस चक्कर में गलती है। तो इसमें मिस्टेक है ना, ये क्वेश्चन y2 इसमें मिसिंग है, इसलिए मिस्टेक है। 44 के बाद कौन सा है? 53 क्या कह रहा है कि Q आपके पास एक क्या है इसको बोल 53 जो है स्क्वायर यार वो होगा -1 to 1 और 0 से 2, मान लो इस तरह से कोई है ना। तो ये आपके पास हालांकि ये स्क्वायर होगा ना, ये लेंथ इसका 2 है, 2 है, 2 है, ठीक है, स्क्वायर है। अब इवेलुएट द डबल इंटीग्रल दिस ओवर Q विथ 2 डेसिमल पे, ओके। तो इसको हमें इस रीजन पे इंटीग्रेट करना है। तो ये आपका रीजन है, इस पे इंटीग्रेट करना है इसको। क्या है ये? डबल इंटीग्रेशन। सो डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा y माइनस एक्स स्क्वायर का रूट dx dy। तो मॉड है, तो आपको दो पार्ट में करना होगा इसको, है ना। तो मॉड कैसे खोलते हैं आप लोग? सो जस्ट y माइनस एक्स स्क्वायर है, सो इसकी वैल्यू y माइनस एक्स स्क्वायर y मोर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाए, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई अगर y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाए। तो ग्राफ बनाओ जरा क्या होगा। तो y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ और दो पार्ट में इसको इंटीग्रेट करो। देखो तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से ये ग्राफ हो जाएगा y बराबर एक्स स्क्वायर का। और ये कौन सा पॉइंट है? नहीं, यहाँ से पास नहीं करेगी ना, ये ग्राफ गलत। हमारे क्या है यहाँ पे, ये पॉइंट क्या है अभी 1 यहाँ पे होगा ना, 1 1 ये है, और इधर -1, तो ये वाला ग्राफ होगा, ठीक है ना। ग्राफ ठीक से बनाना, क्योंकि ये पॉइंट 1 होता है, ये 2 है एक्चुअली, तो 2 है तो वहां से ग्राफ नहीं जाएगा। तो ये ग्राफ है। अब एक रीजन होगा, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो। तो क्या होगा, जब दो पार्ट में ब्रेक करोगे तो एक पार्ट में होगा y माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई, दूसरे पार्ट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई डी एक्स डी वाई। अब दो रीजन है ना, एक अपर एक लोअर वाला होगा। तो अब देख लो कहाँ पे क्या करेंगे ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई डी एक्स डी वाई ऐसा आ जाएगा। सर मुझे कहा था y is equals to x square, इस कर्व का कर्व के ऊपर वाला नीचे वाला पोर्शन ऐड करेंगे तो वो तो रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। नहीं नहीं, एरिया थोड़ी होगा, एरिया तब होता है जब यहाँ पे 1 होगा, है ना। एरिया कब होगा, यहाँ 1 होगा, 1 थोड़ी है, तो एरिया नहीं होगा। अब क्या करना है तुम्हें, इस पे इंटीग्रेट करो लगा, तो y माइनस एक्स में y मोर देन एक्स स्क्वायर दिया है, तो बताओ किधर है y मोर देन एक्स स्क्वायर, किधर होगा y लेस देन एक्स स्क्वायर, कैसे डिसाइड करते हो? ये रीजन क्या है, लो ये वाला रीजन क्या होगा, और ये रीजन होगा, करो इंटीग्रेट कर पाओगे इस रीजन पे, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन एक साथ, तो इसको इंटीग्रेट करना है तुम्हें। तो y लेस देन एक्स स्क्वायर होगा, तो उस केस में एक्स स्क्वायर ज्यादा है तो ये रहेगा, तो लोअर रीजन पे ये इंटीग्रेट करना है। यहाँ मैंने dx लिख दिया पहले, तो बेटर है dy dx करो। तो इसको dy dx करोगे तो y की लिमिट होगी 0 से लेके एक्स स्क्वायर, और x की लिमिट होगी -1 to 1। क्या हो गया, लोअर रीजन पे इंटीग्रेट कर दिया। अब यहाँ पे इस रीजन पे इंटीग्रेट करो, तो इसको दो पार्ट में करना पड़ेगा। एक पार्ट में भी हो जाएगा एक पार्ट में भी। अगर मैं dy dx करता हूँ
तो dy dx करता हूं तो y की लिमिट हो जाएगी यहां से x स्क्वायर से लेके 2 तक, और फिर से x की लिमिट -1 से 1 करो इसको इंटीग्रेट। तो जब भी मॉड कहीं भी हो पहले मॉड खोलो, तो मॉड खोलोगे 2 रीजन आ गया, 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। अब ये इंटीग्रेट करना मुश्किल नहीं है, आप तो कर सकते हो, कर पाओगे इंटीग्रेट, पावर 1/2 हो गया, तो x को कांस्टेंट मान के y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो। तो ये अप्रोच है इसका। अब आपको इंटीग्रेट करके देखना वैल्यू क्या है। (53) के बाद जो क्वेश्चन है 54 जो है हमारे पास कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय PDF this. So the distribution of a random variable x is given by the PDF this. अब बोल रहा है find x plus b comma x is the confidence interval for theta. एक तो यहाँ पे लग रहा मुझे थीटा पे b है, अच्छा, जहाँ और विथ कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट 25, तो b इक्वल टू क्या होगा। तो समझिए इसमें क्या दिक्कत है भाई, डेफिनेशन पता है तुम्हें, x plus b comma x is 25% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा। तो बताओ इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, इस लाइन का मैथमेटिकल मीनिंग क्या है। So probability of x less than theta is then x plus b. जब x plus b पहले लिखा है ना, तो b मतलब नेगेटिव होगा, तो पहले b कैसे लिख दिया। यहाँ पे x minus b लिख दिया तो हो रहेगा। ओके, तो यहाँ प्लस गलती से आया, मतलब क्योंकि इंटरवल में तो लोअर वाला छोटा होना चाहिए तभी इंटरवल बनेगा, तो मतलब यहाँ पे माइनस होगा, तो ये माइनस है। अच्छा, यहाँ मिस्टेक मतलब है कि x माइनस बी लेस देन थीटा लेस देन x, क्योंकि डेफिनेशन है इज इक्वल टू 25%। अब बस इसको सॉल्व करके आ जाएगा b। यहाँ से क्या करोगे, x माइनस थीटा, तो x घटा दो, तो थीटा माइनस x मोर देन माइनस बी लेस देन 0 इज 25%। अब चाहो तो वहाँ थीटा माइनस x माइनस थीटा है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो x माइनस थीटा मोर देन 0 लेस देन b आ जाएगा, दिस इज 25%। अब वहाँ ध्यान से देखो, x माइनस थीटा अपॉन 2 का अगर डिस्ट्रीब्यूशन चेक करो, x माइनस थीटा की वैल्यू 0 से 2 है, x माइनस थीटा अपॉन 2 क्या है, यूनिफॉर्म है ना, ये तो मतलब यूनिफॉर्म, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि ट्रांसफॉर्मेशन से आ जाएगा ये। अगर मैं x माइनस थीटा को y रख दूं, मान लो, चलो अगर मैं x माइनस थीटा का नाम y रख देता हूं, तो y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, इफ आई सपोज y एज x माइनस थीटा, तो y का पीडीएफ क्या बन जाएगा यहाँ से, y/2 और y/2 और y की वैल्यू 0 से 2 हो जाएगा भाई। तो करो इसको इंटीग्रेट, तो 0 से b y/2 dy इज इक्वल टू 25%, 0.25। ठीक है, अब कर दो, b निकल जाएगा यहाँ से। हाँ सर। हाँ, तो जस्ट इंटरवल में प्रॉब्लम। हाँ, वो मिस्टेक हमारी साइड से था, यहाँ पे x माइनस बी टू एक्स इस तरह से है। तो 59 जो होगा, ये कह रहा है कि fx कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, देन वैल्यू ऑफ a इक्वल्स, a कहां पे है, लास्ट में। ओके, fx एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है फॉर ऑल रियल वैल्यू x। अच्छा, और ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो पूछ रहा है क्या होगा। कोई बात नहीं, डिफरेंशिएट कर दो इसको, बाद में fx आ जाएगा, fx रख देना, फिर आंसर आ जाएगा। तो 59 में अगर डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये fx इज इक्वल टू
1 रखने में 0 हो जाएगा, तो माइनस में फिर x रखोगे तुम, हाँ एक्स स्क्वायर एफ है ना, मतलब जस्ट पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर एफ एक्स माइनस में रहेगा। रुको पहले तो मुझे डिफरेंशिएट करना है, पहले पहले वाले को डिफरेंशिएट कर रहा था मैं, तो मैं जब पहले वाले टर्म को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव ये आ जाएगा ना माइनस एक्स स्क्वायर एफ एक्स। ओके, तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव हो गया माइनस एक्स स्क्वायर एफ एक्स, और आगे डेरिवेटिव करेंगे तो 15x की पावर 14/8 प्लस 5x की पावर 4/3, आगे तो 0 हो जाएगा। तो अभी यहाँ से कुछ ऐसा बन रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करके fx नहीं आ जाएगा, तो fx क्या आ गया यहाँ से, इसको उधर बुला लो। तो अभी fx आया एक्चुअली, अब मुझे ये कह रहा है कि a क्या होगा बताओ, तो सिंपल मैं क्या करता हूं, x को मैं अगर 0 रख दूं तो क्या होगा, हाँ नहीं समझा आप लोग क्या बोले, आवाज नहीं आ रही है संस्कृति। इक्वल टू के जो फर्स्ट टर्म है उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? अरे x को 1 रख दो, चलो x को 1 रखेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखो ना। तो अगर यहाँ मैं x को 1 रख, इस इक्वेशन में x को 1 रख देता हूं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0 to 1 ft dt इक्वल टू, जब 1 रख दोगे आप तो 1 to 1 0, तो 1/8 प्लस 1/3 प्लस a। अभी इक्वेशन नहीं बना, x को 1 रख दिया इस इक्वेशन में, क्योंकि हर x के लिए ट्रू है, ठीक है ना, तो x इक्वल टू 1 के लिए भी ट्रू होगा, तो यहां से ये इक्वेशन आ गई। अब ये बताइए, मुझे fx पता है, यहां पुट करके क्या इंटीग्रेट किया जा सकता है इसको, बताओ भाई, इंटीग्रेट कर पाओगे तुम लोग, तो हो तो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t ले लो, तो वहां से ब्रेक हो जाएगा वो। और क्या शॉर्टकट अप्रोच क्या है, कोई बता रहे बताइए। सर वो सेकंड टर्म में 16x⁻15 होगा ना, 16x, अच्छा यहाँ पे ओ, अच्छा यहाँ पे मैंने डिफरेंशियल गलत किया है, 16 है ना पावर, x की पावर 16 है, वहाँ 6 है। अच्छा मैं एक्चुअली 15 और 5 मुझे दिखा, इसलिए मैंने वैसा कर दिया, तो इधर तो ये हो जाएगा 16x की पावर 15 और 6x की पावर 5, चेक कीजिए क्या है, ये हो जाएगा ना, ओके। तो यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा, 16x की पावर 15 और 6x की पावर 5। करो भाई इसको, अब इंटीग्रेट करके हो जाएगा, करके देखो 0 to 1 में इंटीग्रेट कर पाओगे, हो जाएगा, करो इंटीग्रेट इसको, यहाँ पुट कर दो, इंटीग्रेट कर लो, तो वहां से a निकल आएगा, थोड़े से कैलकुलेशन इंटीग्रेशन में। एक्स स्क्वायर को t ले लो तो बन जाएगा वो, जस्ट में सिंपलीफाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेके हो जाएगा। यहाँ पावर ऑड आ गया ना, तो और आसान हो गया। तो यहाँ 15 एक पावर कॉमन ले लोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t ले लो, तो ये t यहाँ पे ब्रेक करो चाहो तो, और उससे आ जाएगा, जस्ट सिंपलीफाई करो। वो बीटा उटा में भी कन्वर्ट कर सकते हो चाहो तो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लोगे ना, बीटा बन जाएगा, वो बीटा से भी आ जाएगा।
बीटा इंटीग्रल बन जाएगा, बीटा से इजीली आंसर आ जाएगा, निकालो यहाँ से। नेक्स्ट क्या है 60 जो है आपका कि fx आपके पास है x2 x² प्लस x/2 दिस ओके, f0 से इसमें इस तरह से है, और f डैश a प्लस 2 इज एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस ओके। तो f0 क्या होगा? तो यहाँ से f डैश x निकालेंगे तो क्या होगा? सर यहाँ पर जो लिमिट दिया हुआ है वहाँ पर x² प्लस π/6 होगा तो आंसर आएगा। अच्छा x² प्लस π/6, ओ तो वहां गलती से x/6 ये कह रहे हो आप, अपर लिमिट हाँ सर, x² प्लस π/6 यहाँ 2 लिखा हुआ है। वहाँ पर सर x² प्लस x/2 लिखा हुआ है सर। x² प्लस x/2 से मतलब वहाँ पर x² प्लस π/6 होगा तो आंसर आएगा। तो आ जाता है ओके, ठीक है, फिर हो सकता है मिस्टेक, चेक कर लीजिए। मतलब मैं तो पहले वो x² प्लस x/2 से ही करूंगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे या तो π/2 करके देख लेता हूँ, x² प्लस π/2। बाकी किसी ने सॉल्व किया तो बताइए। तो यही कहना चाह रहा है ना, यहाँ पे मेनली क्या है, तो पहले f डैश x निकालना है और उसके बाद बोलना चाह रहा है कि f डैश a प्लस 2 बराबर 0 to a fx dx, ये है ना 0 to a fx dx। तो स्मॉल f क्या है? स्मॉल f गिवन नहीं है ना, तो आपको f0 ही पूछ रहा है क्या होना चाहिए। मतलब बाद में a के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके फिर a को 0 कर देंगे। पहले तो ये निकाल लो, ये तो आ जाएगा यहाँ से, फिर ये आ जाएगा, एक बार a के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो इसको, फिर वो आ जाएगा बाद में जो भी आता है, मान लो f जो भी आएगा कैलकुलेशन करके उसको डिफरेंशिएट करके अगर डबल डबल बराबर ये हो जाएगा एफ ए को 0 रख दो यहाँ से, तो वैसे बन जाएगा। लेकिन कितना बनेगा करके देखना पड़ेगा आपको सॉल्व, तब जाकर समझ आएगा। अगर अप्रोच पता है ना आप लोगों को, मेन तो अप्रोच ही होता है ना, कैलकुलेशन तो आपको खुद ही करना है। मिस्टेक हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ पे अगर मिस्टेक है तो आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, जो आप कर रहे हो सही कर रहे हो, ये चीज़ है। तो अप्रोच तो यही है, यहाँ से f डैश x निकालूंगा मैं यही करके, फिर f डैश x आ गया, यहाँ पुट कर दूंगा f डैश a। अब यही क्वेश्चन a के टर्म में आ गई, एक बार फिर से डिफरेंशिएट करूंगा इसको मैं, तो यहाँ से f a मिल गया, a को 0 कर दूंगा तो f0 मिल जाएगा। यही है ना अप्रोच इसका। बताओ क्या अगर सॉल्व करूं या समझ आ रहा है? तुम खुद करके देखो, जो भी आंसर आ रहा है वो ठीक है, उस तरीके से ही होगा। अब यहाँ हो सकता है मिस्टेक, यहाँ पे x² प्लस x/2 हो सकता है π/2 या π/6 हो सकता है। बताओ। हाँ तो वो ठीक है, अप्रोच पता है ना, ठीक है, वो कैलकुलेशन का दिक्कत, क्वेश्चन का मिस्टेक, वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, मेन तुम्हें पता होना चाहिए हाउ टू सॉल्व, ये है। अभी किसका रह गया क्वेश्चन? 58 का मेरा आंसर 3 आया दिया। सर इसके बाद सर f डबल डैश a लिखना होगा, तो वो f a हो जाएगा। हाँ मतलब यहाँ डिफरेंशिएट कर लोगे तो एक बार, हाँ f डबल डैश a बराबर स्मॉल f a हो जाएगा, f a से a 0 कर देंगे। कैलकुलेशन करो तो भी सीखोगे, लिखोगे, ट्राई करोगे तो सीखोगे यार। हाँ 58 में क्या दिक्कत है जी? आंसर नहीं आ रहा? आंसर 3 आया है मेरा। अच्छा आपका 3 आया, चलिए देखते हैं। ये बोल रहा है कि आपके पास मैट्रिक्स है, ये 4 आइगन वैल्यू है, तो उसका सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ आइगन वैल्यू क्या होगा?
तो आपने क्या आइगन वैल्यू निकाला इसका, तो 4 + 4 का है, तो ट्रेस इसका 2 है, नो सर प्रॉपर्टी यूज करके क्योंकि एक तो पहली बात देखो इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, तो एक आइगन वैल्यू 0 होगी क्योंकि ये है, और निकाल भी सकते हैं, मुश्किल थोड़ी है, तो एक तो आइगन वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर आप फाइंड प्रॉपर्टी का यूज करके इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिए और फिर तब डायगोनल के अगेंस्ट आइगन वैल्यू होगा। नहीं, लेकिन आइगन वैल्यू सेम नहीं रहता, इसलिए गलत आया होगा, क्योंकि एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद आइगन वैल्यू चेंज हो जाती है, वो डिटरमिनेंट सेम रहता है, आइगन वैल्यू चेंज। हाँ, क्योंकि आप प्रॉपर, क्योंकि एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के आप जब बना रहे हैं ना ट्रायंगुलर, तो उसका आइगन वैल्यू अलग हो सकता है, इसका अलग हो सकता है, जरूरी नहीं आइगन वैल्यू सेम होगी, डिटरमिनेंट सेम रहता है, रैंक सेम रहता है, आइगन वैल्यू बदल जाएगी, ये है। तो उसके लिए इसी मेथड से करो आप कि लैम्बडा, इसको डिटरमिनेट करेंगे हाँ और नॉर्मल डिटरमिनेंट की फॉर्म में करेंगे। हाँ आसान है ना, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट 0 हैं, तो सिंपली हम इस अप्रोच से जाएंगे, हो जाएगा लैम्बडा है ना, तरीका यूज करते हैं। जी जी, क्योंकि उससे ना डेटा सेम आइगन वैल्यू नहीं रहता है, तो a माइनस लैम्बडा आई या लैम्बडा आई माइनस ए, जो भी समझ आता है, इसको 0 पुट कीजिए, या दिस माइनस ए, तो इससे 4 डिग्री की इक्वेशन बनेगी, लैम्बडा की 4 वैल्यू आएगी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और फिर पुट कर देंगे, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में। हाँ जी, किसके रह गया? निशा, तुमने लास्ट क्लास में ये सब क्वेश्चन किया था जो तुम वही पूछ रहे हो, पिछली बार जब आधा किया था ना इसका। 24 में क्या दिक्कत है तुम्हें? ये सिंपल कैलकुलेशन है। हाँ सर 31 में क्या है? 39 39 ओके। ये कह रहा है कि सपोज दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज नोन टू बी वन ऑफ द फॉलोइंग। ओके, अगर x 0 ऑब्जर्व्ड है तो मेनली ऑफ x, चलिए मेनली कहना चाह रहा है 0 रखने पे किसकी वैल्यू हाईएस्ट आएगी? तो f1x की तो इंफिनिटी आएगी ना, 1/0। नहीं, वहां ऊपर भी तो है e की पावर समथिंग, देखो ये तो है e की पावर -x²/2 है ना, और अपॉन में √2x है, यही कह रहा ना। तो अगर आप जब x टेंड्स टू 0 लगाओ, क्योंकि डायरेक्टली पुट तो कर नहीं पाओगे, तो बताओ क्या होगा? हाँ, तो उससे आ जाएगा, क्योंकि अभी 0/0 का फॉर्म है, डायरेक्ट पुट कर रहे हो तो ये 0 पे जाएगी, एक हाँ 0 पे जाएगी, 0/0 का फॉर्म है, तो इसको एल ऑर्बिटल लगा से देखो क्या आता है। तो आपको देखना है किसकी वैल्यू हाईएस्ट होगी। किसी का रह गया कोई क्वेश्चन अभी इसमें? देखो निशा ने जो क्वेश्चन पूछा वो तो आसान क्वेश्चन है, दूसरी बात हमें लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर रखा है। 18th क्या है? ये है, अब सिंपल पूछ रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ f चेंजेस साइन ऑफ दिस। तो बेसिक क्वेश्चन है, सब ट्राई कीजिए ना, इसको f' निकालिए और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ क्या होता है। तो ट्राई किए हैं, क्या है इसका डाउट? 17 में क्या है? इसमें आसान क्वेश्चन है ये सब। x1 x2 xn जो है रैंडम सैंपल है फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन विद पीडीएफ f थीटा, और ये हमारे पास है, तो which of the following is correct? तो ये सब तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या ही दिक्कत है। सफिशिएंट, कंप्लीट और अनबायस्ड के लिए मीन निकाल लो, तो x बार का मीन, जस्ट पहले इसका मीन निकालो ex का, और x बार का मीन क्या होता है? जो पॉपुलेशन का मीन है। तो सिंपल क्वेश्चन है ये सब, क्या इसमें डाउट है? कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा। ठीक है, अभी कंप्लीट हो गया, तो इसको अभी है ना मैं स्टॉप करता हूँ, फिर भी ट्राई करो, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो जो कल भी 6 to 9 क्लास होगी, तो कल हम लोग अगला मॉक टेस्ट जो है मॉक टेस्ट 18 डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो जो मॉक टेस्ट नंबर 18 है उसको हम कल डिस्कस करेंगे, तो आप लोग ट्राई करके आइए। मॉक टेस्ट 18, फिर 19, फिर 20 के बाद थोड़ा हम 40s वाले में देखेंगे, उसके बाद बीच में आएंगे, टाइम मिलेगा तो ये है। तो अभी मैं यही स्टॉप करता हूँ, ठीक है। अगर किसी को कुछ डाउट है तो और डिस्कस कर सकते हैं बाहर के।